बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 है हमारा डायनामिक्स। और आपने पहले देखा है कि हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा है और अब हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपको याद होगा कि फ़िज़िक्स की जब हमने ब्रांचेस पढ़ी थी तो हमने फ़िज़िक्स की एक ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में आपको याद होगा कि मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को स्टडी करते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। मोशन में है तो क्यों है, किस वजह से है, और उनकी मोशन कैसी है। हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ से हम उसकी मोशन को स्टडी करते हैं, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आपने कुछ चख भी लिया है, पहले आपने चखा नहीं था, आप सिर्फ डेफिनेशन कर रहे थे कि मैकेनिक्स क्या है। अब आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर में अंदाज़ा कर लिया है कि काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट को कितनी बारीकी से स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इतनी बारीक स्टडी में ना हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हम अपनी आसानी के लिए इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक ब्रांच जिसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, उसमें हम फोर्स को इग्नोर करते हैं। इग्नोर का मतलब है जैसे किसी बंदे को इग्नोर करते हैं, बंदा होता भी है तो उसको नहीं देखते हम, इसको कहते हैं यार फलां बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, या आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। कभी कभार दोस्त नाराज़ हो, वो इग्नोर कर रहा होता है। ठीक है, हम फोर्स को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि काइनेमेटिक्स में फ़ोर्स नहीं होती, फ़ोर्स तो होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, उसको इक्वेशंस में शामिल नहीं करते, उसको अपनी ऑब्ज़र्वेशन में नहीं शामिल करते, क्योंकि फ़ोर्स को शामिल ना करने से हमारी इक्वेशन सिंपल और आसान हो जाती हैं। आपने देखा न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनमें कोई फ़ोर्स का जिक्र नहीं है। गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, बस ठीक है, कर रही है, क्यों कर रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो हम फोर्स को इग्नोर करने से आपने देखा कि हमारे वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये फार्मूले हमारे सिंपल और आसान हो जाते हैं। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी हमने किया है तो काफ़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स के बाद जब हम फिज़िक्स की एक बेस बना लेते हैं, फाउंडेशन बना लेते हैं, तो उसके बाद हम डायनामिक्स में क्या करते हैं। फ़िज़िक्स की मैकेनिक्स में दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में ना हम फोर्स को स्टडी करते हैं, हम इसको इग्नोर नहीं करते, इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में लेके आ जाते हैं। ठीक है, और फोर्स के शामिल करने से काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ठीक है, अब आप इस चैप्टर में इसको ज़रा देखेंगे खुद। ठीक है, कि हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। न्यूटन के कुछ मज़ीद कारनामे भी आप देखेंगे। ठीक है, और इनको हम इन्हीं न्यूटन की 3 इक्वेशंस को, न्यूटन के असल में लॉज हैं, ठीक है, कानून हैं, इसमें आएंगे लॉज जो फोर्स के बारे में। ठीक है, उनके साथ मिल के एक बहुत ही पावरफुल हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, हमारा जो नुस्खा है, ठीक है, फ़िज़िक्स का, वो बहुत ज़्यादा, और हमारा जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, पावरफुल इस लिहाज से हो जाएगा कि आप वो चीज़ें फाइंड आउट कर सकेंगे जो आप इससे पहले सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, काइनेमेटिक्स में जिन चीज़ों को आप सोच भी नहीं सकते, फिर डायनामिक्स में आप उन चीज़ों को भी कैलकुलेट कर रहे होंगे एग्जैक्टली और एक्यूरेटली। ठीक है, एक्यूरेटली आप कैलकुलेट कर रहे होंगे डायनामिक्स में उन चीज़ों को जिनका आप काइनेमेटिक्स में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है, दिस यूनिट इज़ बिल्ट ऑन फोर्स एंड मोशन। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि ये जो चैप्टर है ये फोर्स मोशन तो है ही, इसमें मोशन तो आप काइनेमेटिक्स में भी देख रहे थे, इसमें फोर्स भी है। ओके, फोर्स के साथ हम मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। दिस यूनिट लीड्स टू मोशन एंड फोर्स। ओके, एक ही बात है। मेजर कॉन्सेप्ट इसमें कहा गया है कि मोमेंटम के बारे में आप पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की जान है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हैरान कुन, बहुत अमेजिंग। इनको देखने से आपको एक नया चश्मा मिल जाएगा इस दुनिया को देखने का। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन को हम स्टडी करेंगे एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा। मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगती है इस चैप्टर में। ये स्पेशल लड्डू, पता नहीं क्या है, पेठियाँ वाले, पता नहीं जो भी है लड्डू वाला। मुझे इस चैप्टर में ना ये बंदा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में तो ये लड्डू की रेडी भी थी ना। ठीक है, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी लड्डू की रेडी की 0 हो सकती है, फाइनल हो सकती है, एक्सेलरेशन भी इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, हम हर चीज़ स्टडी करते थे, लेकिन हम लड्डू वाले को स्टडी नहीं करते थे
कि लड्डू वाला कितनी फोर्स लगा रहा है, ये काइनेमेटिक्स में नहीं था। तो अब इस चैप्टर में इन्होंने लड्डू वाले की पिक्चर लगा के ये शो किया कि अब जो है ना वो सिर्फ रेडी नहीं चलेगी बल्कि लड्डू वाला भी आ गया है, ठीक है, यानी फोर्स भी इसमें आ गई है। जो मूवमेंट पैदा करती है वो एजेंट, असल में फोर्स इज़ एजेंट, तो ये एजेंट अब आ गया, ये खुफिया एजेंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है फिगर 3.2 में, बॉल इज़ टर्न इनटू डिफरेंट डायरेक्शन एज इट पुश्ड बाय द बैट्समैन। बैट्समैन जब इसको हिट करता है, फोर्स लगाता है, तो वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो ये आप पढ़ेंगे कि फोर्स की किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। अब हमारा पहला जो सेट है फिज़िक्स में चैप्टर मैकेनिक्स में वो है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। अब हम 3 लफ्ज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पूरा सेट आ रहा है फिज़िक्स में वो 3 इम्पॉर्टेंट न्यू क्वांटिटीज़ का सेट आ रहा है, दैट इज़ फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, ठीक है। अब देखें इब्तदा में ही अब आ गई ना फोर्स, जिसकी खातिर इस चैप्टर को बनाया गया है, ठीक है। यही वो एजेंट है जिससे हम नज़रें चुरा रहे थे, ठीक है। अब ये एजेंट आ गया, अब हम इससे नज़रें नहीं चुरा सकते, ठीक है। और ये है एजेंट हमारा फोर्स। यहाँ पे गोलकीपर की पिक्चर दी गई है और यहाँ पे एक बच्चे की पिक्चर दी गई है। कोई भी पिक्चर फजूल नहीं दी गई, कुछ सोच के दी गई है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है असल में इन दोनों का फ़िज़िक्स में ना फोर्स की डेफिनेशन से गहरा ताल्लुक़ है। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से इन दोनों तस्वीरों का गहरा ताल्लुक़ है। वो ज़रा क्या ताल्लुक़ है, मैं आपको फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बताता हूँ, फ़िज़िक्स में फ़ोर्स की डेफिनेशन बताता हूँ और आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बच्चा ना फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल्कि फोर्स लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, दीवार पे फोर्स लगा रहा है। जितना उसमें दमखम है वो फोर्स लगा रहा है इस दीवार के ऊपर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, दीवार गिर रही है क्या, कोई तब्दीली आ रही है, नहीं आ रही, ना दीवार गिर रही है ना हिल रही है, और ना कोई इम्कान लग रहा है ऐसा कि इसकी फोर्स लगाने से दीवार हिल जाएगी, ठीक है। तो किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, नो चेंज का मतलब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है। जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होता है इसका मतलब चीज़ रेस्ट में होती है, रुकी होती है और कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, ठीक है। डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हालांकि हमारे नाखून बढ़ रहे हैं तो इसका डेल्टा वी ज़ीरो नहीं है, आपको पता है 1 नैनोमीटर पर सेकंड से बढ़ रहे हैं, ये नाखून जितनी भी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे फोर्स तो है लेकिन तब्दीली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है इस गोलकीपर के मामले में, इसके पास बॉल है, जब ये इस बॉल को रख के या उछाल के अपने पाँव से ठोकर मारेगा तो क्या होगा, बॉल बहुत दूर जाके गिरेगी, ठीक है। तो अब जब गोलकीपर इस बॉल पे फोर्स लगाने जा रहा है तो क्या मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, क्या हरकत पैदा होगी? yes. बिल्कुल होगी, बहुत बड़ी हरकत पैदा होगी, ठीक है। बॉल कई मीटर दूर जाके गिरेगी हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फोर्स का एक रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। असल में फ़ोर्स ना यही 2 काम करती है, फोर्स की यही डेफिनेशन है जो इन 2 पिक्चर्स में कहानी नज़र आ रही है। एक ये स्टोरी है और एक ये स्टोरी है, यही 2 स्टोरीज़ हैं जो हमेशा फोर्स जहाँ पे होती है हमें नज़र आती हैं। या तो एक स्टोरी में मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही, डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो है, और एक में डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैं नोट कर दूंगा, ठीक है। डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कम होगी चाहे हल्का सा हिलाए, ठीक है, कम होगी लेकिन होगी। तो अब आप इन लफ्ज़ों पे गौर करें। अब फोर्स मूव्स, कुव्वत वो है, फोर्स वो चीज़ है जो या तो हरकत करेगी, ओके। अब फोर्स मूव्स, फोर्स की कहानी में क्या होगा, हरकत पैदा होगी, और टेंड्स टू मूव या हरकत की कोशिश करेगी, ठीक है। स्टॉप्स रोकती है, और टेंड्स टू स्टॉप या रोकने की कोशिश करती है। द मोशन ऑफ ए बॉडी, एक चीज़ की, एक बॉडी की हरकत को। द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, कुव्वत फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी बदल सकती है, ओके। तो फोर्स के ये किरदार हैं, ठीक है। असल में देखा जाए तो तब्दीली की बात है इन दोनों में, ठीक है। फोर्स या तो तब्दीली पैदा करती है, जैसा कि हमने लिखा है डेल्टा वी, फोर्स यानी कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है
ठीक है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो फोर्स की वजह से 10 मीटर पर सेकेंड हो सकती है कम होकर, ठीक है, हो सकती है ना। तो फोर्स वेलोसिटी को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, ठीक है। फोर्स चीज़ों की डायरेक्शन को भी बदल सकती है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों का मतलब ये है, इन तमाम चीज़ों से, चाहे मूवमेंट है या चाहे डायरेक्शन में आने वाली तब्दीली है, इन तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। यूनिट टाइम में फोर्स या तो एक्सेलरेशन पैदा कर देगी या फिर उसकी कोशिश कर रही होगी, ठीक है। फोर्स का यही काम है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर डायरेक्शन के चेंज होने से तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो फिर उसमें कैसे एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्शन की भी बात की जा रही है। तो बात दरअसल ये है कि चाहे वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। आपको पता है वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकला है, ठीक है। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर्स हैं। अब आपको पता है कि वेक्टर में डायरेक्शन की वजह से वेक्टर को फ़र्क पड़ता है। वेक्टर कहते ही उसी को हैं जिसको डायरेक्शन से फ़र्क पड़े, ठीक है। अगर फोर्स की वजह से चीज़ की डायरेक्शन बदल जाएगी तो क्या उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है, इसलिए वो तो बदलेगी, ठीक है। तो इसलिए जब डायरेक्शन बदलेंगे ना आप, तो वी तब्दील होगा। जब वी तब्दील होगा तो इसी को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। जब वेलोसिटी बदलेगी तो हम उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, तो असल में एक्सेलरेशन ज़रूर होगा, ठीक है। ओके। अगर डायरेक्शन बदलती है चीज़ की तो इसका मतलब फोर्स ने एक्सेलरेशन पैदा कर दिया है, ठीक है। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इनर्शिया की तरफ। अब ये फोर्स, अल्लाह ताला ने एक चीज़ फोर्स पैदा की है, ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की मुझे एक आयत याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पेयर्स में बनाया है, सूरह रहमान में है, जोड़े हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने चीज़ों को पेयर में बनाया है। ये फिज़िक्स में, अच्छा जोड़े सिर्फ बायोलॉजी में नहीं है कि हम कहते हैं कि मुर्गा है तो मुर्गी भी है, ठीक है, तो शेर है तो शेरनी भी है, ठीक है, तोता है तो तोती भी होती है। ये हर चीज़ के पेयर होते हैं ना, ठीक है। Yes. बायोलॉजी में हम जानते हैं मेल फीमेल कहते हैं हम उनको, ठीक है। तो ये सिर्फ बायोलॉजी में नहीं है, हम हैरान होते हैं फिज़िक्स में भी कि चीज़ें अगर एक तरह की हैं तो उनके ऑपोजिट चीज़ें भी हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है। आप आगे हाई लेवल पर फिज़िक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिज़िक्स की एक ब्रांच है, उसको पार्टिकल फिज़िक्स कहते हैं, ठीक है। उसमें हम कायनात के बारीक उन ज़रात को स्टडी करते हैं जिनसे इस कायनात को बनाया गया है, Yes. ठीक है। जिससे इस कायनात की हर चीज़ को बनाया गया, उन ज़रात को हम स्टडी करते हैं। और उस फिज़िक्स में एक रूल है, कानून है कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, हर ज़र्रे का एक मुखालिफ ज़र्रा होता है। जैसे एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसका एक एंटी पार्टिकल है, उसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, अपनी बात को समझाने के लिए मेरे ख्याल से एक मिसाल काफ़ी है, कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, हाँ? कि हर चीज़ का एक ऑपोजिट होता है। अब ये जो फोर्स है ये चाहती है तब्दीली आए, तब्दीली आए, तब्दीली आए, या तो तब्दीली ले आती है या तब्दीली लाने की कोशिश करती है, ठीक है, यही फोर्स है। तो क्या इसका कोई ऑपोजिट भी है जो इस तब्दीली को रोकता हो? बिल्कुल है, उसी को तो कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया एक ऐसा एजेंट है जो इस फोर्स का मुखालिफ है, ठीक है। ये दोनों होते हमेशा एक जगह हैं, लगता है ऐसे जैसे दोस्त हैं दोनों, ठीक है। लेकिन ये वो दोस्त हैं जो हमेशा, इनकी बनती नहीं है, हमेशा झगड़ते रहते हैं, ठीक है। एक बोलेगा, एक जो काम करना चाहता है, दूसरा बोलेगा नहीं ये नहीं, ये करेंगे, हमेशा उसकी मुखालफत करेगा। दैट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया मैटर की एक प्रॉपर्टी का नाम है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इनर्शिया क्या है। आप देखें, एक दो गेंदें पड़ी हुई हैं, ठीक है, दो गेंदें पड़ी हुई हैं, एक गेंद, एक फुटबॉल है, ठीक है, और एक आपने बॉलिंग बॉल देखी है, ठीक है। बॉलिंग एक गेम होती है जो होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में, अच्छे रेस्टोरेंट्स में तो नहीं, बड़े जो होटल होते हैं ना उनमें होती है, ठीक है। और बड़ी भारी गेंद होती है, उसको यूं फेंकते हैं, ठीक है, और वो जाके और बहुत सारे वो टारगेट रखे होते हैं और उनको गिरा देते हैं, और हमें उन टारगेट्स को गिराना होता है एक थ्रो में, ठीक है, एक ही थ्रो में।
तो ये बॉलिंग बॉल है, बहुत भारी होती है, ठीक है। वहाँ जाएं तो वो जब उनका इंस्ट्रक्टर होता है ना खड़ा हुआ, तो वो कहते हैं प्लीज़ इसको पाँव पे नहीं गिरा देना। उसके सुराख बने होते हैं, उंगलियाँ इन सुराखों में डालते हैं और वो कहता है कि प्लीज़ पाँव पे नहीं, पाँव पे आई तो समझ लें गए काम से। बहुत भारी होती है, ठीक है, कई किलोग्राम्स की गेंद होती है, ठीक है। तो अब एक बॉलिंग बॉल पड़ी हुई है, ये फुटबॉल से तकरीबन उससे थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, और ये आम फुटबॉल है, ठीक है। अब दोनों साथ रखे हुए, आप भाग के आपने ठोकर मारनी है। आप किसको मारना पसंद करेंगे? जूते भी नहीं पहने हुए आपने, जॉगर्स भी फुटबॉल का बिल्कुल। आप सुनना भी नहीं चाहते हैं ना, बच्चा सुनना भी नहीं चाहता कि ये बॉलिंग बॉल को जाके ना, ठीक है, ज़ोर से पेनल्टी मारनी है। वजह क्या है? हालांकि हम फिज़िक्स में ना हम हर बात पे सोचते हैं। फ़िज़िक्स में कोई सवाल फजूल नहीं है, कोई चीज़ फजूल नहीं है, ठीक है। हम अगर इसको ठोकर मारेंगे ना, हमारी उंगलियां टूट जाएंगी और ये थोड़ी सी हिलेगी आगे। इसको मारेंगे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये उड़ते हुए दूर जाएगी। इसकी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही, हालांकि हम बहुत बड़ी फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी में इजीली तब्दीली आ जाएगी। क्यों? ये बॉलिंग बॉल वेलोसिटी तब्दील नहीं करना चाहती, ये बॉल वेलोसिटी तब्दील करना चाहती है, ठीक है। आप इससे और हल्की बॉल ले आएँ, टेनिस की गेंद पड़ी हुई है, फुटबॉल से ज़्यादा हल्की होगी टेनिस की गेंद, उसको आप हिट करें और ज़्यादा वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, ठीक है। एक और छोटी पिंग पोंग बॉल होती है, बच्चे खेलते हैं उससे, वो रबड़ की गेंद होती है, वो बहुत उछलती है और गुम हो जाती है जल्दी, इतनी उछलती है। उसकी तो वेलोसिटी इतनी बदलती है कि इसको तो बहुत शौक़ है वेलोसिटी बदलने का। इस गेंद को, टेनिस की गेंद जो होती है, इसको भी वेलोसिटी बदलने का शौक़ है, फुटबॉल को भी है। इस गेंद के साथ क्या मर्ज़ है, ठीक है, कि ये इसको नहीं है। अगर आप देखें तो इन सब गेंदों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, इनमें मासेस का फ़र्क है। इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कुछ कम है, इसका टेनिस का उससे कम है, और पिंग पोंग बॉल का सबसे कम है। अब आप कुछ कहानी आपको समझ में आ गई होगी, दास्तान, कि पिंग पोंग बॉल का मास कम है, ठीक है, पिंग पोंग बॉल का मास कम है, ठीक है। इसका मास तो कम है, ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी में तब्दीली बड़ी है। इसका मास थोड़ा ज़्यादा है और वेलोसिटी में तब्दीली जो है थोड़ी, हाँ। और इसका मास और ज़्यादा है, वेलोसिटी में तब्दीली है, लेकिन इनके मुकाबले में थोड़ी कम है। और इसका मास सबसे ज़्यादा है और वेलोसिटी में तब्दीली सबसे कम और मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि मास का वेलोसिटी के साथ क्या रिश्ता है, चेंज इन वेलोसिटी के साथ, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, हाँ? तो बेटा मास के बढ़ने से तब्दीली लाना आसान होता जाता है या मुश्किल होता जाता है? मुश्किल। अब एक ट्रक को धक्का लगाना आसान है या साइकिल को? साइकिल को ना। क्यों? ट्रक में क्या प्रॉब्लम है? ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मास ज़्यादा होने से ये जो मास है ना, ये तब्दीली आने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। ये तब्दीली को रोकता है, तब्दीली नहीं चाहता। ओके। तब्दीली अच्छा, ये मूव कर रहा है तो भी ये मूव करते रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है, ठीक है। तो मास जो है ना, वो तब्दीली नहीं चाहता है, मास तब्दीली को रोकता है। मास की ये प्रॉपर्टी, अब सुनना, मास की ये खासियत जिसकी वजह से ये तब्दीली को रोकता है, इस खासियत को इनर्शिया कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच रेजिस्ट चेंज। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत ये तब्दीली को क्या करता है? रोकता है, ठीक है, तब्दीली को रोकता है। रोक सको तो है ना, रोक लो, तब्दीली आई रहे हैं। तो इनर्शिया कहता है मैं रोकूंगा, ठीक है, मेरा काम ही यही है, ठीक है। तो फिर जो है ना, ये इनर्शिया वो एजेंट है जो फोर्स के सामने सीना तान के खड़ा होता है, कहते हैं आओ तब्दीली ला के दिखाओ ज़रा, ठीक है।
अब आपको समझ में आया कि फोर्स है तो अल्लाह ने क्या उसके सामने और कोई चीज़ नहीं बनाई है, ठीक है। उस चीज़ को हम इनर्शिया कहते हैं, जो फोर्स के सामने सीना तान के खड़ी होती है, ठीक है। उस तब्दीली को रोकने के लिए मैटर की वो प्रॉपर्टी जो फोर्स के सामने सीना तान के खड़ी होती है, उसको उसकी तब्दीली को रोकने के लिए उसको हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब आप सिर्फ रगड़ की बात नहीं है, मसला आप एक बहरी जहाज़ है, शिप है, ठीक है, शिप है, पानी में तैर रहा है, कोई फ्रैक्शन नहीं, हम शिप को धक्का लगाएं, वेलोसिटी में तब्दीली आएगी? शिप बहरी जहाज़ को नहीं, ठीक है। कोई मेजरेबल चेंज, कोई विजिबल चेंज नज़र नहीं आ रहा होगा हमें, ठीक है। वजह क्या है? ह्यूज मास, बहुत बड़ा मास है शिप का, ठीक है। इतने मास को हम यहाँ खड़े होके चींटी की तरह धक्का लगाएं इधर, ठीक है, और नन्ही सी फोर्स लगाएं, वी विल सी नो चेंज, कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी, है ना। अब हम ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या कहता है इनर्शिया। दैट इज़ वेरी important and interesting. Inertia of a body is its property. किसी जिस्म का inertia उसकी एक खासियत है, due to which it resists any change, जिसकी वजह से ये रोकता है, resist का मतलब रोकता है, any change, कोई भी तब्दीली in its state of rest और motion, चाहे वो इसकी हालत रेस्ट की हो, यानी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, या उसकी वेलोसिटी या उसकी हालत मोशन की हो, यानी उसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। चाहे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो या ज़ीरो ना हो, ठीक है। ज़ीरो ना हो तो हरकत में होगा, ज़ीरो हो तो रेस्ट में होगा, ठीक है। तो चाहे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो या ज़ीरो ना हो, तो इसमें आने वाली जो ज़रा सी भी तब्दीली है उसको रोकने के लिए जो खासियत काम करती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया के बाद है मोमेंटम। हियर वी हैव मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अच्छा, मोमेंटम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये फ़िज़िक्स में ना सबसे ज़्यादा, पता नहीं मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मुझे ये पसंद है, क्योंकि मुझे हैरान करता है, मुझे ये ज़्यादा हैरान करता है, ठीक है। हैरान कौन है ये ज़्यादा, क्यों हैरान कौन है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मोमेंटम फ़िज़िक्स की सबसे ख़तरनाक क्वांटिटी है। मैं इसको सबसे ख़तरनाक क्वांटिटी समझता हूँ, ठीक है। आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, अब आप देखते जा रहे हैं कि उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती जा रही हैं, ठीक है। उन क्वांटिटीज़ की नस्ल बढ़ रही है, आगे बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये मोमेंटम एक ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी है, मैं फ़िज़िक्स में कोई और क्वांटिटी को इतना डेंजरस नहीं समझता, या मेरे इल्म में कोई इससे ज़्यादा डेंजरस क्वांटिटी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि मोमेंटम क्या है, ठीक है। देखें, इधर आप सड़क पे आ रहे हैं, ठीक है, एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, और इधर से एक साइकिल आ रहा है, ठीक है। सड़क है, सड़क पे साइकिल भी होते हैं, ठीक है, हर चीज़ होती है, ठीक है। साइकिल आ रहा है, मान लें जैसा भी है, जैसा तैसा साइकिल है, ठीक है। गाड़ी, ठीक है, बनाना तो ट्रक था, चलें जो भी है, ठीक है। बहरहाल बड़ी गाड़ी आ रही है और ये साइकिल आ रहा है, दोनों बराबर रफ्तार से आ रहे हैं, ठीक है। आपने सड़क पार करनी है, टकराने से ख़तरा है, आप किसी तरह सड़क में ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, बताएं आप किससे टकराना पसंद करेंगे? अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, वैसे फ़िज़िक्स समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप किसका सामना करना चाहेंगे, किसके आगे आना चाहेंगे? साइकिल के, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई भी समझदार आदमी ना इसके सामने नहीं जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या है? अगर हम वजह को देखें, फ़िज़िक्स में हम कोई बात फजूल नहीं होती। इसका क्या ज़्यादा है? मास। रफ्तार तो दोनों की बराबर है, ठीक है, दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। इसका मास कम है, ठीक है, इसका मास कम है और इसका मास बहुत ज़्यादा है। इसकी मास की वजह से हम इससे बचना चाहते हैं, ठीक है। अब ज़रा एक और सवाल है, अब इस साइकिल को ज़रा वो कर रहे हैं, ठीक है, हम गायब कर देते हैं, ठीक है, साइकिल गायब हो गया।
अब इस कहानी में ना कोई और आ गया है, ठीक है, दहशतगर्द आ गया और वो जीप से इस तरफ ना गोलियां चला रहा है, ठीक है, उसके पास पिस्टल है और वो गोलियां चला रहा है, ठीक है, और गोलियां चल रही हैं और यहाँ से गुज़र के ना वो उनकी जो सोनिक बूम है, उनकी बूम सुनाई दे रही है गोलियों की। इस तरफ कोई गोलियां नहीं है, गाड़ी आ रही है। अब बताएं किस तरफ? गाड़ी की इस तरफ। हाँ, गोलियों का कोई नहीं सामना करना चाहेगा, हालांकि गोली का मास तो बहुत कम है। हाँ, थोड़ी देर पहले हम मास से बच रहे थे, अब हम कम मास वाली चीज़ से बच रहे हैं, है ना। तो फिज़िक्स में हम ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है, हर कायनात की अजीब चीज़ पे, ठीक है, आम सी चीज़ों में अजीब बातें निकल आती हैं। तो अब हम छोटी, ये बहुत ही नन्हा सा मास है गोली का, ठीक है, हम हथेली पे थोड़ा सा रख के बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है, तो हथेली पे उछाल सकते हैं, इतना कम मास है। लेकिन अब वही मास जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इवन के ये गोलियाँ हाइपरसोनिक बुलेट्स या बहुत हाई स्पीड से अगर आ रही हो तो गोली ट्रक या गाड़ी को भी तब डिस्ट्रॉय कर सकती है, एरोप्लेन को भी गिरा सकती है। हम जानते हैं इंसान की क्या हैसियत है, ठीक है, गोली के सामने। तो आर्मर्ड व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। तो ये गोली अब इतनी डेंजरस हो गई क्यों? इसका जवाब क्या है? आखिर क्या चीज़ है जो अब कम मास वाली चीज़ को इतना ख़तरनाक बना देती है? उसकी वेलोसिटी, बल्कि मैं बड़ा सा वी बनाना चाहता हूँ। इस गोली का मास बहुत कम है लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे क्यों बच रहे थे? इसका मास ज़्यादा था लेकिन इसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। ये भी डेंजरस हो गया और ये भी डेंजरस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात में अल्लाह ताला की दो बनाई हुई चीज़ें ऐसी हैं, एक मास और एक वेलोसिटी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे बहुत बड़े मास वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़ी रफ्तार से भी टकरा जाए ना, थोड़ी सी, जैसे शिप है, हल्का सा आधे मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ओके, तो ये जो शिप होता है ये थोड़ा सा भी हल्का सा मूव करते हुए ये टकरा जाए, जो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट से, ठीक है, तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, तोड़ देता है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसका मास बहुत बड़ा होता है और इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी होती है, हल्की होती है। लेकिन इस बड़े मास की वजह से ना, ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना डेंजरस होता है, ठीक है। तो गोली के मामले में क्या है, इसका मास कम है और उसकी वेलोसिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। अब आप ये जानते हैं ना, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ख़तरनाक है। इनमें से कोई अकेला कुछ भी नहीं है, चाहे मास है या चाहे वेलोसिटी है, ठीक है। जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, मास और वेलोसिटी जब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ नहीं मिलाते, तब तक ये ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन फ़िज़िक्स में सबसे ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन का नाम है मोमेंटम। दैट इज़ मोमेंटम, ओके। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से जो इम्पैक्ट बनता है, उस इम्पैक्ट को, उस टक्कर की ताकत को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम असल में क्या है? ये इम्पैक्ट है, टक्कर की ताकत है, ठीक है। मसलन आप हथौड़ा चल रहा है कील के ऊपर, ठीक है, तो इसका ये जो मास है, ठीक है, हथौड़े का, और ये जिस वेलोसिटी से आपने उठा के इसको कील के ऊपर मारा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे नीचे गलती से उंगली पे लग जाए तो जो आपको महसूस होगा ना वो मोमेंटम है, ठीक है। तो जो गलती से हथौड़ा लगा होगा ना हाथ पे, तो जो महसूस हुआ वो क्या, वो फिज़िक्स में वो चीज़ कहलाती है मोमेंटम, ठीक है। और वो कैसे फाइंड आउट होता है? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। अब इसीलिए इसको हम फिज़िक्स में डेंजरस क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। डेंजरस, देखें एक चीज़ बताएं, एक चीज़ इसको मैं इसके बारे में फाइनली एक और बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि ना फिज़िक्स में जितने भी हथियार हैं, ठीक है, फिज़िक्स में जितने भी वीपन्स हैं, गोलियाँ, मिसाइल्स, ठीक है, या और कोई हथियार हैं, ठीक है, आप देखें वो मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई भी वीपन है, जैसे बॉम्ब फटता है तो उसके टुकड़े निकल के लगते हैं, उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
वो चीज़ों के आर पार पेनिट्रेट कर जाते हैं, चाहे लोहे की हैं या चाहे इंसानी गोश्त, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मोमेंटम इतना ख़तरनाक है, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल आप मज़बूत से मज़बूत चीज़ ले आएँ, ठीक है, मज़बूत से मज़बूत लोहे की दीवार है, ठीक है, और आप दूसरी उसके मुकाबले में चीज़ ले आएँ और उसके पास मोमेंटम है, तो ये आगे ठहर नहीं सकेगी, जिसके इसमें मोमेंटम वाली चीज़ इसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए मोमेंटम इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसी जिस्म का वो क्वांटिटी है जो क्वांटिटी ऑफ मोशन इसको कह रहा है, ठीक है, हरकत की मिकदार है। इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, जो इसमें आ जाती है, जो ये रखता है अपने पास क्वांटिटी ऑफ मोशन, दो चीज़ों की वजह से, मास और वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी का की कॉम्बिनेशन की वजह से जो इसमें मोशन है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला है P=mv। ये m और v का कॉम्बिनेशन है, ये तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ये m और v की फ्रेंडशिप है। मोमेंटम किसकी फ्रेंडशिप है? मास की वेलोसिटी के साथ फ्रेंडशिप को, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, इसको हम साइंस की, मैथमेटिक्स की ज़ुबान में प्रोडक्ट भी कहते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा, मास का यूनिट है किलोग्राम, ओके, और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बहुत अहम मोड़ पे आ गए हैं, ठीक है, फिज़िक्स के, और वो हैं न्यूटन के लॉज, ठीक है।